नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शरद पवार, जिनको कुछ लोग राजनीति का गुगली मास्टर भी कहते हैं और कुछ लोग राजनीति के चाणक्य हैं। शरद पवार की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है। वो कब, क्या और किस रणनीति के तहत फैसले लेते हैं या बड़े बड़े बयान देते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। और कुछ ऐसा ही इन दिनों हुआ। अचानक से शरद पवार ने पहले एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया, फिर ठीक 2 दिन के बाद अपने इस्तीफे को वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। पर यह हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक बड़ा खेल है। पर वो खेल क्या है वो आज आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि अब फिलहाल एनसीपी में चल क्या रहा है, क्या है शरद पवार, अजीत पवार की आगे की रणनीति। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल शरद पवार ने अपना इस्तीफा तो वापस ले लिया है, पर क्या कुछ चल रहा है एनसीपी के अंदर? देखिए, शरद पवार ने जिस कारण से ये पूरा के पूरे स्क्रिप्ट लिखी थी, नौटंकी शुरू की थी, वो पूरी नौटंकी अब फेल हो चुकी है। शरद पवार कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, सोच लें कि उनके इस्तीफे के बाद पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जो नाटक किया, यहां तक कि कहा गया कि आत्मदाह करने के लिए सामने आ गए। सुप्रिया सुले सुबह में निकलती है बाहर, और बाहर निकलने के बाद 2 रिक्शे वाले का, ठेले वाले का, किसी सब्जी वाले से बात कर लेती है, रिकॉर्ड करके आती है और ट्वीट करती है कि जब हम बाहर निकले तो वहां पर साहेब के बारे में, यानी शरद पवार के बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरद पवार हैं तो एनसीपी है, वो नहीं हैं तो एनसीपी नहीं है। वो लोग इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। यानी सुप्रिया सुले ने जो 15 दिन पहले जो बात कही थी कि 15 दिन के अंदर एनसीपी में विस्फोट होने वाला है, ये विस्फोट की चर्चा जो हो रही थी वो सिर्फ सुप्रिया सुले और शरद पवार जानते थे। इन दोनों के बीच की बात थी, क्योंकि ये पूरी नाटक नौटंकी जो की गई, ये जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, ये स्क्रिप्ट ही सुप्रिया सुले के लिए लिखी गई। मतलब प्लानिंग के साथ विस्फोट किया गया। बिल्कुल प्लानिंग थी, और शरद पवार पूरी तरीके से पराजित हो चुके थे। उनके पास कोई और तरीका नहीं था कि अजीत पवार को वो समझा सके। अजीत पवार अपनी बात पर अड़े थे कि अब एनसीपी में उनको देना चाहिए अधिकार, नेतृत्व अब वो करेंगे। नई पीढ़ी की जरूरत है, आप पुरानी पीढ़ी के लोग हो, संरक्षक बन के रहो। लेकिन शरद पवार के साथ समस्या ये थी कि वो ऐसे समय में, जबकि सुप्रिया सुले अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं, वहां पर एनसीपी के अंदर सुप्रिया सुले की ऐसी पकड़ नहीं है संगठन के अंदर जो शरद पवार साइड हो जाएं और अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच अगर वो चाहे भी तो किसी एक को स्थापित कर सकते हैं, अपनी बेटी को स्थापित कर सकते हैं। और यही दिक्कत तो शरद पवार के साथ हो रही थी। इसलिए उन्होंने अंतिम तौर पर एक ब्रह्मास्त्र चला, और वो ब्रह्मास्त्र यही था कि वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लोगों की सहानुभूति लेंगे और पार्टी के नेताओं की भी सहानुभूति लेंगे। इसलिए उन्होंने तत्काल इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफा का ऐलान करने से पहले शरद पवार ने क्या अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत की? अचानक से ऐसा तो नहीं हो सकता कि शरद पवार मन बना लिए रात में कि सुबह में हम रिटायरमेंट प्लान ले रहे हैं, सुबह में इस्तीफा दे देंगे। ये तो पहले से चल रहा होगा। और जो अब बोल रहे हैं, जब इस्तीफा वापस ले लिया उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बार बार इस बात के जिक्र की कि अब हम अगले प्लान पे तैयारी कर रहे हैं, अब नए नेतृत्व को थोड़ी जिम्मेदारी देंगे और धीरे धीरे नया नेतृत्व पैदा करेंगे। तो अगर इनको लग रहा था कि हमें एनसीपी छोड़ना है, तो वो इतने सालों से पार्टी के अध्यक्ष थे, अगले चुनाव का इंतजार करते, या फिर ये कहते कि अब एनसीपी में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, चुनाव की घोषणा करते, एक कमेटी बनाते और उस समय ये कहते कि हम अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको लड़ना है वो लड़ ले। अगर बैकअप भी देना था तो ड्रामा ही करना था तो कांग्रेस की तरह कर लेते। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ाकर सोनिया और राहुल ने कह दिया कि गांधी परिवार की कोई भूमिका नहीं है, यही कर लेते कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जिसको बनाना है
वो आजमा लेते कि सुप्रिया सुले भी खड़ी होती, अजीत पवार भी खड़े होते और ये अपना एक और प्यादा जो भी हो, जयंत पाटिल हो या फिर प्रफुल्ल पटेल हो, किसी और को खड़ा कर देते। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया क्योंकि ये चाह रहे थे कि ऐसा ही हो, इस्तीफे का नाटक करें, 2-3 दिन तक हंगामा हो और अलग अलग जगहों पर जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनको बोला गया शरद पवार की तरफ से कि तुम हंगामा खड़ा करो, इमोशन पैदा करो कि ऐसा लगे कि पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी के कार्यकर्ता शरद पवार के पीछे खड़े हैं। और एक कमेटी की आनन फानन में घोषणा कर दी गई। अब कमेटी कैसे डिसाइड करेगा कि आप इस्तीफा दें या न दें? आपने तो पहले कहा कि ये जो इस्तीफा है वो नई पीढ़ी को सौंपने के लिए है, नेतृत्व। लेकिन जब इस्तीफा हो गई तो कमेटी फैसला करेगा और उस कमेटी की बैठकें हुई। ये तो आपने बहुत अच्छे से पार्टी के अंदर की रणनीति और शरद पवार की नौटंकी को आपने समझाया। पर सहयोगी पार्टियों की बात करें तो जब शरद पवार का इस्तीफा आता है उसके बाद राहुल गांधी सुप्रिया सुले को कॉल करते हैं, सोनिया गांधी भी फोन पे शरद पवार से बातचीत करती है, संजय राउत भागे भागे शरद पवार के घर पे पहुंच जाते हैं। ये अपने सहयोगी पार्टियों को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, ये सहयोगी पार्टियां भी जानती थी कि इस्तीफा शरद पवार नहीं देंगे, लेकिन एक उम्र का तकाजा होता है, वरिष्ठता की बात है। अगर उन्होंने ऐसा किया और सहयोगी पार्टियां उनसे बातचीत नहीं करती, मनाने की कोशिश नहीं करती, तो बाहर में मैसेज जाता कि इतना सन्नाटा क्यों है विपक्ष के भीतर। विपक्षी एकता की बात करने वाले ये शरद पवार इस्तीफा दे रहे हैं, राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं और सारे के सारे लोग चुप बैठे हैं। तो ये विपक्षी एकता और दूसरी पार्टियों के लिए गलत मैसेज जाता। पीएम मोदी और अमित शाह की जो रणनीति चल रही है या भारतीय जनता पार्टी का जो आधार बढ़ रहा है, उसमें इन लोगों की कमजोरी सामने आ जाती। इसीलिए इन लोगों ने आनन फानन में हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि शरद पवार की सेटिंग इन लोगों के साथ है। और ऐसा नहीं है संजय राउत जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने पिछली बार जब मुलाकात की थी शरद पवार से तो उन्होंने क्या कहा था? साफ तौर पर कहा था कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो धोखा दे सकते हैं। शरद पवार ने कहा हम जानते हैं, मतलब इनको पहले से ही पता था कि एनसीपी के अंदर क्या चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि एनसीपी के अंदर क्या चल रहा है। एमवीए छोड़कर एनडीए में जाने की तैयारी कैसे अजीत पवार कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक व्यक्ति है अजीत पवार, जो हमेशा से इस बात के लिए अड़ा रहा कि शरद पवार का इस्तीफा सही है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया शरद पवार ने, तो उसके बाद अजीत पवार सामने आए, कहा कि इस्तीफा देना सही है, उनके इस्तीफे को मान लिया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहा। फिर दूसरी बार कहे कि जो एनसीपी है वो वैसे ही चलेगी, पवार साहब के साथ भी और उनके अलावा भी। हालांकि वो राजनीति के केंद्र में रहेंगे, हम लोग उनके दिशा निर्देश का पालन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने सुप्रिया सुले को सलाह दे दी कि आप चुप रहो, बड़े भाई की तरह हम बोल रहे हैं, बड़ा भाई हैं, इसलिए आप इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखो। सुप्रिया सुले ने चुप्पी तो नहीं साधी, सबसे बात की, राहुल गांधी से बात की, ट्विटर पर ऐसे ऐसी बातें लिखी शरद पवार के समर्थन में। कैसे कार्यकर्ता मतलब सामने आकर बोल रहे हैं कि वापस लो, हमारे पास फोन आ रहा है लोगों का कि अपने पिता को समझाओ। तो सुप्रिया सुले भी एक्टिव रही। लेकिन उसके बाद जब इस्तीफा वापस लिया गया तो उस समय की क्या स्थिति थी? उस समय शरद पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से लोग थे? सिर्फ 3 लोग, उसमें एक सुप्रिया सुले, दूसरे शरद पवार और तीसरा प्रफुल्ल पटेल। अब उसमें अजीत पवार को नहीं बुलाया गया, अजीत पवार गए भी नहीं और फिर बाद में अजीत पवार थोड़े समय के लिए चुप रह गए। लेकिन जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अजीत पवार अपनी बैठकें कर रहे थे। करीब करीब 30 से 35 विधायकों के साथ उन्होंने बैठकें की कि ये कहा जा सकता है बुजुर्ग इंसान हैं कि ये अपने तरीके से नया गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके से आज डटे रहेंगे। शरद पवार को फायदा एनसीपी में सिर्फ इतना ही हुआ कि जो अजीत पवार का स्ट्रेंथ था वो थोड़ा सा कमजोर हुआ, यानी कि पहले 43 विधायकों का साथ अजीत पवार को मिल रहा था, अब वो घट के 30 से 35 के बीच रह चुका है, क्योंकि शरद पवार ने कुछ लोगों को तोड़ा।
जैसे प्रफुल्ल पटेल पहले पूरी तरीके से अजीत पवार के साथ थे, लेकिन शरद पवार ने जब ये नौटंकी की तो वो शरद पवार की तरफ भी ढुलकने लगे। छगन भुजबल भी बीच बीच में अटक गए हैं, धनंजय मुंडे भी बीच बीच में अटके हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो विधायक हैं 30 से 35 विधायक वो अजीत पवार के साथ हैं, वो उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनको ये पता है कि शरद पवार की पूरी नौटंकी केवल सुप्रिया सूले के हाथों में एनसीपी को सौंपने की है, जो कि बिल्कुल ही अक्षम कह सकते हैं। राहुल गांधी की तरह की नेता है जिसको एनसीपी के संगठन के बारे में जानकारी नहीं है, जिसको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, पब्लिक फेस नहीं है, सारा का सारा एनसीपी जो है वो अजीत पवार के पास है। अजीत पवार ही इतने दिनों से देख रहे हैं, शरद पवार तो दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। अब अजीत पवार कोई बड़ा धमाका ना कर दे, ऐसा संभव है और अजीत पवार चुप रहने वाले नहीं हैं। जो जिस स्थिति चल रही है और जिसमें बताया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि शरद पवार ने जो सोचा कि महाराष्ट्र के अंदर एक सहानुभूति की लहर चलेगी, हमारे सारे के सारे नेता जो मीटिंग में बैठे थे पैनल के अंदर, अगर कोई भी नेता ये प्रस्ताव लाए कि शरद पवार को इस्तीफा वापस लेना चाहिए, तो क्या दूसरे नेता ये कहेंगे कि नहीं, शरद पवार को इस्तीफा पर कायम रहना चाहिए? यही हुआ पैनल की बैठक में, मीटिंग में एक ने प्रस्ताव लाया और सारे के सारे इस असमंजस में हो गए कि अगर विरोध करते हैं तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और अब अजीत पवार मीटिंग कर रहे हैं, दौर चल रहा है और ये जो सोच रहे थे शरद पवार कि इस इस्तीफे के नाटक से उनका सारा का सारा गेम अपने हाथों में चलाएगा, वो होने वाला नहीं है। अजीत पवार अपने रास्ते पर चल रहे हैं और 30 से 35 विधायक उनके साथ खड़े हैं। कभी भी विस्फोटक स्थिति एनसीपी के अंदर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो शरद पवार ने एक बात तो साफ कर दी है कि महागठबंधन की चाबी उन्हीं के हाथों पे है, वो जब चाहे बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं और महाराष्ट्र के साथ साथ देश की राजनीति में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। पर अजीत पवार भी स्मार्ट है, इस्तीफा वापस लेने के बाद अब महाराष्ट्र में क्या चल रहा है वो आपने जाना। आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।